एक नॉर्मल सा घर जिसमें 3 कमरे, किचन, हॉल और अटैच बाथरूम। घर वो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर चीज करीने से रखी हुई थी। वो घर छोटा बेशक था पर दिल को लुभाने वाला था। एक लड़का और एक लड़की दोनों हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। लड़के की उम्र करीब 19 साल रही होगी। जो उसके पास बैठी लड़की थी उसकी भी 19 साल के करीब ही थी। नैन नक्श दोनों के एक जैसे ही लग रहे थे। दोनों घबराए हुए थे। वो लड़का दीवार घड़ी की तरफ देखकर बोला, समीरा दी आने वाली हैं, अब क्या करें? वो तो आते ही गुस्सा करेंगी। समीरा वो लड़के यानी समीर से बोली, साबी दी को हैंडल करना मेरा बस की बात नहीं है। और काम ही हम दोनों ने ऐसा किया है तो डांट खाना लाजमी है। पर कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या होता है। समीर अपने हाथ को अपनी ठुड्डी के नीचे रखकर थोड़ा उदास होकर बैठ गया। वो हमारे लिए कितनी मेहनत करती हैं, जॉब करती हैं, घर संभालती हैं, हम दोनों को पढ़ाती हैं, और हम दोनों हैं कि बस उन्हें परेशान करते रहते हैं। समीरा समीर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, कोई बात नहीं, और वैसे भी हमारी कोई गलती नहीं थी। सब उन लड़कों की गलती थी। सावी दी को मैं सब बता दूंगी। हाँ नहीं तो। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी दोनों के कानों में स्कूटी के रुकने की आवाज आई, जिसे सुनकर दोनों की घबराहट और बढ़ गई। समीर दरवाजे की तरफ देखकर बोला, लो आ गई साबी दी। अब पता नहीं क्या होगा। काश हम दोनों लड़ते ही नहीं, तो आज दी को भी पता नहीं चलता। हम सब दोनों की ही गलती है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पर। समीरा, कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या होगा। समीर, हाँ, तभी डोरबेल बजी। समीरा उठी और जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सामने एक लड़की, जिसकी उम्र करीब 24 साल लग रही थी। एक सिंपल सी वाइट कुर्ती, नीचे जींस, गले में स्कार्फ डाला हुआ था। चेहरे पर एक शांति झलक रही थी। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और उनमें गहरा काजल, पतले होंठ। एक हाथ में अपना बैग पकड़ा हुआ था। समीरा हल्का मुस्कुराकर बोली, साबी दी, गुड इवनिंग। साबी ने समीरा की बात तो पूरी तरह इग्नोर किया और वो अंदर आई और बिना कुछ कहे अपने रूम में चली गई। समीरा ने दरवाजा बंद किया और समीर के सामने आकर रूम की तरफ देखकर बोली, लगता है बहुत गुस्सा है दी हमसे, इसलिए तो बिना बोले ही रूम में चली गई। समीर उदास होकर बोला, हाँ। समीरा, चल थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ी तो कम डांट पड़ेगी। मैं भी। समीर उठा और समीरा के साथ अपने रूम में चला गया। साबी ने अपने कपड़े चेंज किए और किचन में आकर डिनर बनाने लगी। कुछ टाइम बाद साबी ने डिनर बनाया और अपने बहन भाई के रूम का दरवाजा खटखटाकर बोली, डिनर रेडी है, आ जाओ। समीर और समीरा दोनों ने अपनी बुक्स वहीं छोड़ी और रूम से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। वो डाइनिंग टेबल ज्यादा बड़ी नहीं थी। एक राउंड टेबल और उसके चारों तरफ 4 चेयर्स रखी हुई थी। साबी ने दोनों का खाना उनकी प्लेट में रखा और खुद भी बैठकर खाने लगी। वहां पर एक अलग ही शांति थी, जो समीर और समीरा को खल रही थी। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी दोनों को। तीनों ने शांति से खाना खाया। साबी ने सभी बर्तन समेटे और किचन में चली गई। समीर और समीरा दोनों अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। फिर समीर उठा और किचन की तरफ बढ़ गया। साबी सिंक के पास खड़ी होकर बर्तन धो रही थी। समीर आया और साबी के हाथ से बर्तन लेकर बोला, दी, आज मेरी टर्न है बर्तन धोने की, शायद आप भूल गई हैं। साबी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने रूम में चली गई। समीरा किचन में आई और बोली, चल अब बर्तन धो, क्योंकि ये तेरा आइडिया काम नहीं आया। इट्स टोटली फ्लॉप। समीर चिढ़कर बोला, ए लड़की, ज्यादा बकवास मत कर, तुझसे बड़ा हूँ। समीरा अपनी कमर पर हाथ रखकर अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाते हुए बोली, 4 मिनट बड़ा है सिर्फ, तो ज्यादा बकैती मत कर हूँ। और अच्छे से बर्तन धो, धोते जाओ धोते जाओ, धो। समीर ने अपना सर झटका और बोला, तुम जैसी सरफिरी बहन भगवान किसी को ना दे। और फिर बर्तन धोने लगा। इस बीच समीरा भी उसके पास ही खड़ी रही। किचन का काम करके वो दोनों साबी के रूम में आ गए। रूम में लाइट्स बंद थी, बस एक टेबल लैंप जल रहा था और साबी एक बुक उठाकर लैंप की लाइट में उसे पढ़ रही थी। समीर धीरे से साबी के पास आकर बैठ गया और बोला, दी, आप नाराज हैं हमसे? साबी कुछ नहीं बोली, बस अपना ध्यान बुक में ही बनाए रखा। समीरा साबी के पास बैठ गई और साबी के कंधे पर अपना सर रखकर बोली, दी सॉरी, बट आज हमारी कोई गलती नहीं थी। वो लड़का मुझे छेड़ रहा था, तो फिर मैंने और समीर ने उसे मारा। और उस प्रिंसिपल को तो बहाना चाहिए,
घर पर फ़ोन करने का, मोटा कहीं का। समीर भी समीरा का साथ देता हुआ बोला, हाँ दी, समीरा ठीक कह रही है, यही हुआ था, पर उस प्रिंसिपल ने आपको गलत बताया है। साबी ने अपनी बुक बंद की और बुक को साइड रखकर बोली, मुझे सफाई क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम दोनों को तो मेरी कोई बात माननी ही नहीं होती है। असल में मानोगे क्यों? मैं कौन सा सगी हूँ तुम्हारी? हूँ तो सौतेली बहन ही ना। बाबा का सपना ऐसे पूरा करोगे तुम दोनों, कॉलेज में लड़ाई करके? हाँ। समीर और समीरा दोनों की आंखों में आंसू आ गए जब साबी ने उनसे कहा कि वो कौन सा सगी है उनकी। साबी आगे बोली, जानते हो कैसे काम करती हूँ मैं? सिर्फ तुम दोनों के लिए इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन करवाया ताकि तुम कुछ बन जाओ, पर कहाँ दिखता है तुम दोनों को? तुम दोनों को तो बस अपनी मनमर्जी करनी है, तो बस करो अपनी मनमर्जी। आपसे मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी तुम दोनों को। समीर और समीरा दोनों रोने लगे और साबी को गले लगा लिया। समीर रोते हुए बोला, दी सॉरी, आप ही तो हैं हम दोनों की सब कुछ, आप ऐसी बात मत करो। आपको जितना मारना है मार लो, पर प्लीज ऐसी बात मत करो। समीरा, हाँ दी सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। साबी की भी आंखें नम हो गई थी, वो रुंधे गले से बोली, तुम दोनों को कामयाब देखना चाहती है तुम्हारी दी, उससे ज्यादा मैं नहीं चाहती हूँ। मैं इतनी मेहनत करती हूँ और फिर तुम दोनों की ऐसी बातें सुनती हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। बहुत बार कहा है कि ज्यादा शैतानी मत किया करो। अगर आज तुम्हें ज्यादा चोट वगैरह लग जाती तो मैं क्या करती? क्या जवाब देती मैं बाबा को कि मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ? तुम दोनों ही तो मेरा जीवन का सहारा हो। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो तुम्हारी दी तो जीते जी मर जाएगी। समीर और समीरा ने साबी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और दोनों एक साथ बोले, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा दी, आई प्रॉमिस। साबी ने दोनों के आंसू पोंछे और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। समीर धीरे से बोला, दी माफ किया ना आपने हम दोनों को? साबी अपनी आंख बंद किए हुए ही बोली, हाँ, पर आगे से लड़ाई वगैरह से दूर रहना और बस पढ़ाई पर ध्यान देना। समीर और समीरा दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। साबी दोनों को खुद से अलग करते हुए बोली, जाओ अब अपने अपने रूम्स में जाकर सो जाओ। समीर ना में सिर हिला देता है और कहता है, नहीं दी, आज हम दोनों आपके साथ सोएंगे। समीरा, हाँ ना दी, प्लीज आज, आज प्लीज। साबी दोनों के गालों को अपने हाथों से प्यार से छूती हुई बोली, ओके सो जाओ। समीर और समीरा का चेहरा खिल गया। दोनों साबी के अगल बगल लेट गए। दोनों ने साबी को पकड़ लिया, जैसे बच्चे अपनी माँ को पकड़कर उसे लिपट कर सोते हैं। दोनों वैसे ही सो गए। साबी बस दोनों को सोता देख मुस्कुरा रही थी। वो भी दोनों के फोrehead पर किस करके सो गई। साबी जब 5 साल की थी तब उसकी मम्मी चल बसी थी। साबी के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि साबी की अच्छी परवरिश हो सके। दूसरी माँ के आने के बाद भी साबी को वैसे ही प्यार मिला जैसे उसकी सगी माँ करती थी। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। साबी की दूसरी माँ को जुड़वा बच्चे हुए जो कि समीर और समीरा हैं। उनके पैदा होने के बाद साबी की दूसरी माँ बहुत बीमार रहने लगी और जब समीर और समीरा 2 साल के थे तो वो भी साथ छोड़ चल बसी। उसके बाद साबी ने अपने छोटे भाई बहन को माँ जैसा प्यार दिया, उनका पूरा ख्याल रखा। अभी 1 साल पहले साबी की सगाई हो गई थी और शादी होने वाली थी, पर इस बीच साबी के पापा को हार्ट अटैक आ गया और वो भी चल बसे। उसके बाद साबी अकेली रह गई और उसने अपने बहन भाई के लिए अपनी शादी तक को कैंसिल कर दिया और फिर अपने पापा की जगह जॉब करने लगी। अपने बहन भाई का एडमिशन सबसे महंगे कॉलेज में करवाया ताकि उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से अपनी स्टडी कर सकें। वो हर दिन बस अपने भाई बहन की लाइफ को बेहतर करने के लिए लगी रहती है। तो बस वह यही चाहती है कि उसके भाई बहन को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, वो कभी ये महसूस ना करें कि उनके मम्मी पापा नहीं है। साबी अपने दोनों भाई बहन पर अपनी जान देती है। सुबह का वक्त, समीरा की तबीयत खराब थी जिस वजह से आज वो कॉलेज नहीं जा पाई। साबी समीर को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए उसे अपने साथ ले गई। रास्ते में काफ़ी जाम लगा हुआ था, शायद आगे किसी का झगड़ा हो रहा था। साबी ने अपनी स्कूटी रोकी और आगे की तरफ देखकर बोली, समीर, लगता है आज हम दोनों ही लेट हो जाएंगे, आगे लड़ाई हो रही है लगता है। समीर जो कि साबी के पीछे उसकी स्कूटी पर बैठा हुआ था वो उतरा और बोला, चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। साबी ने भी अपनी स्कूटी खड़ी की और समीर के साथ आगे की तरफ बढ़ गई।
दोनों भीड़ को चीरते हुए आगे आ गए। वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और उसके पास ही किसी की स्कूटी गिरी हुई थी। गाड़ी के पास ही करीब 25 साल का एक लड़का खड़ा था। उसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था और वो काफी हैंडसम लग रहा था। झुंझलाहट उसके चेहरे पर भी सब दिखाई दे रही थी। वहां पर एक लड़की जोर जोर से बोल रही थी। शायद उसकी स्कूटी गाड़ी से टकराकर गिर गई थी। वो लड़की उस लड़के की तरफ देखकर बोली, तुम जैसे लोग बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर घर से तो निकल लेते हो और फिर हम जैसे लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल देते हो। तुम लोगों की नज़र में हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो लड़का बोला, अरे मिस, एक बार मेरी बात तो सुन लो। वो लड़की और ज्यादा जोर से चिल्लाकर बोली, क्यों सुनूं तुम्हारी बात? अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम तो निकल जाते और छोड़ जाते मुझे यहाँ मरने के लिए। वो लड़का जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता तो वो लड़की और जोर जोर से बोलने लगती। सभी लोगों को वहां इकट्ठा कर रखा था। साबी आगे आई और उस लड़के के सामने खड़ी होकर उस लड़की से बोली, अरे मिस, इतनी गर्म क्यों हो रही हैं? एक बार इनकी बात तो सुन लो। अकेले लड़के को देखकर उसके सर पर ही चढ़ती जा रही हैं आप। लड़की हैं तो कुछ भी बोलेंगी। एक मिनट रुककर सामने वाली की बात तो सुन लो। वो लड़की साबी को घूरती हुई बोली, तुम होती कौन हो मेरा मामले में बोलने वाली? साबी उस लड़के की तरफ घूमी और बोली, आप बोलिए, आपको जो बोलना है। उस लड़के ने एक नज़र साबी को देखा और फिर उस लड़की की तरफ देखकर बोला, मिस, पहली बात तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया। जब आपकी साइड रेड लाइट थी तो आप रुक सकती थी, पर नहीं रुकी, और जब टक्कर हो गई तो आप खुद ही चिल्ला रही हैं जैसे इसमें सारी गलती मेरी ही है। यह बोलकर वो लड़का चुप हो गया। साबी उस लड़की की तरफ मुड़ी और बोली, तो मिस, जो भी आपका नाम है, अब जरा बताओ कि गलती किसकी है, आपकी है या इनकी? लड़की होने का गलत फायदा मत उठाओ ताकि लोग आगे किसी लड़की की मदद ही ना करें, यह सोचकर कि ये तो झूठी है। फिर भीड़ की तरफ देखकर बोली, प्लीज जाइए, यहाँ क्यों तमाशा लगा रखा है? और मिस, आप अपनी स्कूटी उठाइए और 9 2 11 हो जाइए यहाँ से। बहुत तमाशा लगा लिया आपने। सुबह सुबह सभी लोगों का दिमाग खराब करने के लिए निकल पड़ते हैं घर से और ऊपर से चिल्लाकर ये साबित करते हैं कि हम सही हैं। वो लड़की कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी स्कूटी उठाकर वहां से निकल गई। बाकी लोग भी वहां से चले गए। साबी उस लड़के की तरफ मुड़ी और उसे देखने लगी। उस लड़के ने अपना कोट ठीक किया और बोला, थैंक यू मिस। उसके थैंक बोलने के अंदाज से ये लग रहा था कि जैसे वो थैंक यू बोलकर साबी पर एहसान कर रहा है, जिसे साबी बहुत अच्छे से समझ रही थी। वो हल्की मुस्कुराई और वहां से समीर के साथ चली गई, क्योंकि उसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और समीर को कॉलेज के लिए। वो लड़का उस तरफ देख रहा था जहाँ अभी साबी गई थी। तभी उसकी पॉकेट में रखा हुआ फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना हाथ डाला और पॉकेट से फोन निकाला। फोन की स्क्रीन पर मॉम शो हो रहा था। उसने फोन पिक किया और बोला, जी मॉम। दूसरी तरफ से एक प्यारी सी आवाज आई, अनुराग बेटा, ऑफिस पहुंच गए क्या तुम? वो लड़का जिसका नाम अनुराग है, वो अपनी गाड़ी में बैठता हुआ बोला, बस मॉम, पहुंचने ही वाला हूँ। आपसे मैं वहां जाकर बात करता हूँ। यह बोलकर उसने फोन रख दिया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। साबी ने समीर को उसके कॉलेज छोड़ा और खुद ऑफिस के लिए निकल गई। साबी जब ऑफिस आई तो वो लेट हो चुकी थी। वो सीधा ही जाकर अपनी टेबल पर बैठ गई और काम करने लगी। आज 1 तारीख थी। उसके हिसाब से आज साबी को सैलरी मिलने वाली थी। उसको हर महीने सैलरी के तौर पर 45,000 रुपये मिलते थे, जिससे वो अपना घर खर्च के साथ साथ अपने बहन भाई के कॉलेज की फीस भी भरती थी। प्योन साबी के टेबल पर आया और अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल से एक चेक निकालकर साबी के सामने रखकर बोला, ई लो मैडम, आपका चेक। मैनेजर सर ने पहुंचाया है। और फिर उसके सामने एक फाइल बढ़ाकर बोला, और जरा इस पर भी अपने साइन कर दो। साबी हल्का सा मुस्कुराई और एक नज़र अपने हाथ में पकड़े चेक पर डाली, जिसे देखकर वो चौंक गई और अपने चेयर से उठ खड़ी हुई और बोली, भैया, मेरी सैलरी से 9,000 रुपये किस बात के काटे गए हैं? प्योन, सॉरी मैडम, मेरा काम है चेक देना और उसके बाद फाइल पर साइन करवाना। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आप इस बारे में मैनेजर सर से बात कर लो। साबी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो हमेशा टाइम पर आती थी। एक दिन की भी उसने कभी लीव नहीं ली थी, पर फिर भी उसकी सैलरी से 9,000 रुपये काट लिए गए। वो उस चेक को पकड़कर मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ गई। मैनेजर के केबिन के सामने आने के बाद उसने नॉक किया।
अंदर से आवाज आई, कम इन। साबी अंदर आई और मैनेजर के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैनेजर अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लिया उसकी चेयर पर बैठा हुआ था। वो बोला, अरे मिस साबी आइए, कुछ काम था क्या आपको? अरे काम था भी तो हमें बुला लिया होता। आपके एक इशारे से हम दौड़े दौड़े चले आते। आपने अपने पैरों को खामखा ही कष्ट दिया। हाँ, साबी का मैनेजर की बात सुनकर मन हो रहा था कि वो अभी के अभी इसका गला दबा दे, पर वो लाचार थी। वो बहुत ही शांति से बोली, सर मुझे आपसे मेरी सैलरी के बारे में बात करनी है। इस महीने मेरी सैलरी से पूरे 9,000 रुपये काट लिए गए हैं, जबकि मैंने ना तो कोई लीव ली और ना ही कभी लेट हुई। तो क्या मैं रीजन जान सकती हूँ? यह बोलकर वो चुप हो गई और मैनेजर के बोलने का इंतजार करने लगी। मैनेजर अपनी जगह से उठा और साबी के पास आकर खड़ा हो गया और साबी को ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला, आज आप पूरे 5 मिनट लेट थी, जिस वजह से आपकी सैलरी से 9,000 रुपये काट लिए गए हैं। साबी ने जब देखा कि मैनेजर उसे बुरी नज़र से देख रहा है, तो वो 2 कदम पीछे हो गई और इस बार भी शांति से बोली, सर ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर एक दिन लेट हो जाओ तो 9,000 सैलरी काट ली जाएगी? और ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ। आप मुझे कोई स्ट्रांग रीज़न दीजिए, वरना मैं आप पर केस करूंगी। मैनेजर हंसकर बोला, सीरियसली करोगी आप मुझ पर केस? आज से पहले ऐसा मजाक मैंने कभी नहीं सुना है। सावी, सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आई एम सीरियसली इन दिस मैटर, सो प्लीज गिव मी ए स्ट्रांग रीजन राइट नाउ, वरना मुझे मजबूरन कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मैनेजर साबी के पास आया और थोड़ा सा उसकी तरफ झुकता हुआ बोला, मेरे पास एक ऑफर है। साबी मैनेजर की गंदी नीयत को भाप गई थी, पर फिर भी वो अनजान बनते हुए बोली, कैसा ऑफर सर? मैनेजर साबी की तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, इतनी तो भोली भी नहीं हो तुम कि मेरे ऑफर का मतलब ना समझो। चलो फिर भी अगर नहीं समझी तो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि तुम मेरे साथ बस एक रात बिता लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बल्कि तुम्हारा प्रमोशन भी मैं खुद करवा दूंगा, टाइम जब तुम कहो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। यह बोलकर वो थोड़ा सा पीछे हो गया। साबी का चेहरा अभी भी नॉर्मल ही था, जिसे देखकर मैनेजर बोला, तो क्या मैं इस चुप्पी को तुम्हारी हाँ समझूं? साबी पहले जैसे शांत लहजे में बोली, सर 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। यह बोलकर वो कैबिन से बाहर निकल गई। मैनेजर साबी की चुप्पी को उसकी हाँ समझ बैठा और खुश होकर खुद से ही बोला, पैसों के लिए इस जैसी लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, ब्लडी चीप गर्ल। 5 मिनट बाद फिर से मैनेजर के केबिन पर दस्तक हुआ। मैनेजर अंदर से ही बोला, यस कम इन। साबी अंदर आई, पर इस बार उसके हाथ में एक पेपर था। वो मैनेजर के सामने आकर खड़ी हुई और बहुत ही शांति से उस पेपर को मैनेजर की तरफ बढ़ाकर बोली, ये लीजिए सर मेरा रेजिग्नेशन लेटर। साबी के मुंह से रेजिग्नेशन का नाम सुनकर मैनेजर चौंक गया। वो हल्के गुस्से में बोला, ये क्या है? साबी लेटर की तरफ देखकर बोली, आप अनपढ़ तो नहीं है जो पढ़ ना सकें? तो प्लीज़ अपनी आंखों को खोलकर इसे अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि मुझे अब यहाँ नौकरी नहीं करनी है, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। और रही बात आपके ऑफ़र की, तो मैं उसे ठुकराती हूँ, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों के पीछे पागल हो। मेरी मजबूरी है जॉब करना, पर इस मजबूरी का मैं किसी को भी फ़ायदा उठाने नहीं दूंगी, और स्पेशली आप जैसे नीच गिरे हुए गीदड़ को तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, और जहाँ आप जैसे गंदी नियत वाले लोग होंगे, वहाँ तो मुझे एक पल भी नहीं रहना है। सो गुड बाय। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई और वहां से निकल गई। साबी के जाने के बाद मैनेजर ने गुस्से में अपने दोनों हाथों को टेबल पर दे मारा और अपने दांत पीसते हुए बोला, ये 2 कौड़ी की लड़की मेरी इंसल्ट करके गई है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। साबी कैबिन से बाहर आई और अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद वो सीधा घर आ गई और फिर अपने रूम में चली गई। पहले उसके चेहरे से कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है, पर जब वो अपने रूम में आई तो परेशानी के भाव उसके चेहरे पर साफ साफ देखे जा सकते थे। उसने बैग को वहीं रखी टेबल पर रख दिया और खुद बेड पर आकर बैठ गई। अपना एक हाथ अपने माथे पर रखकर खुद से बोली, अब क्या होगा? जॉब छोड़ दी है, घर का खर्च, समीर समीरा के कॉलेज की फीस, इतनी जल्दी कोई नई जॉब भी नहीं मिलेगी। अब क्या करूं? मेरे पास तो ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं है। वो ये बात सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसका ध्यान टूटा। उसने उठकर अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला
उस पर माथुर अंकल नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर वो घबरा गई। वो खुद से बोली, इन्हें भी अभी कॉल करना था क्या? उसने फोन रिसीव किया और खुद को नॉर्मल करती हुई बोली, नमस्ते अंकल। दूसरी तरफ से माथुर जी बोले, नमस्ते साबी बिटिया, और सब ठीक है? साबी, जी, जी अंकल, सब ठीक है, एकदम ठीक है। माथुर जी, बढ़िया, फिर तो अच्छा बेटा। मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मुझे मेरे पैसे इस महीने की 10 तारीख तक चाहिए। वो क्या है ना कि मुझे भी ज़रूरत आन पड़ी है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो मैं कभी नहीं मांगता, तुम तो जानती ही हो। साबी थोड़ा परेशान होकर बोली, पर अंकल यूं अचानक, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं अभी। माथुर जी, अरे बेटा अभी नहीं, 10 तारीख तक। और बेटा यूं अचानक ही मजबूरी आती है। जब तुमने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे तब तुम्हारी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हें अपने भाई बहन का एडमिशन करवाना था। पर अब मेरी भी मजबूरी है बेटा, समझो बात को। साबी, जी अंकल, मैं समझती हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं आपको आपके पूरे पैसे लौटा दूंगी। माथुर जी, ठीक है बेटा, फिर मैं 10 तारीख के बाद कॉल करता हूँ। साबी, जी अंकल। दोनों तरफ से कॉल कट चुकी थी। कॉल काटने के बाद साबी थके कदमों के साथ बेड पर आकर बैठ गई और अपना सर अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। एक साथ इतनी मुसीबत जो आन पड़ी थी, और अब तो उनके पास जॉब भी नहीं थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। दोपहर का वक्त साबी ने लंच बनाया और समीरा के रूम में आ गई। जब वो घर आई थी तब वो सो रही थी। साबी ने समीरा के माथे और गले को छूकर देखा, बुखार नहीं था। साबी उसके बालों पर हाथ घुमाती हुई प्यार से बोली, समीरा उठो बच्चा। साबी की आवाज़ सुनकर समीरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपना सर साबी की गोद में रखकर बोली, दी, आप कब आई? साबी उसका सर सहलाती हुई बोली, बस अभी अभी आई थी, आज मैंने हाफ टाइम की छुट्टी ले ली। साबी ने समीरा के सामने झूठ बोला, क्योंकि वो उसको परेशान नहीं करना चाहती थी, वो सब खुद से हैंडल करना चाहती थी। समीरा, ओह, आपने मेरे लिए हाफ टाइम की छुट्टी ली है ना दी? साबी बस हल्का सा मुस्कुरा दी। समीरा उठी और अपने दोनों हाथों से साबी का चेहरा पकड़कर बहुत प्यार से बोली, दी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप खामखा परेशान हो रही हैं, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। साबी समीरा के बालों को संवारती हुई बोली, तुम दोनों की फिक्र नहीं करूंगी तो किसकी फिक्र करूंगी? समीरा साबी के चेहरे को गौर से देखती हुई बोली, एक और भी है दी, जिसकी फिक्र आपको करनी चाहिए, पर अब शायद आप भूल गई हैं, या फिर आप जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रही हैं। समीरा की बात सुनकर साबी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो बोली, समीरा, मैंने लंच तैयार कर दिया है, चलो लंच कर लेते हैं पहले। यह बोलकर वो उठी और जाने लगी, तो समीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी उसकी यदि अपनी खुशी सिर्फ उन दोनों के लिए नज़रअंदाज कर रही है। समीरा साबी की तरफ देखकर बोली, दी, आपको याद नहीं आती है उनकी? साबी कुछ नहीं बोली, बस वैसे ही खड़ी रही। समीरा साबी के हाथ को सहलाते हुए बोली, दी, जैसे आप हम दोनों को खुश देखना चाहती हैं, वैसे ही हम दोनों भी आपको खुश देखना चाहते हैं। अब तो कर लो ना शादी। साबी ने एक ठंडी सांस बाहर छोड़ी और पीछे मुड़कर बोली, मैं खुश हूँ, और मुझे नहीं करनी है शादी वादी। फिर थोड़ा मजाक करके बोली, ताकि माहौल थोड़ा लाइट हो सके, ए समीरा, तू चाहती है कि तेरी दी वहां जाकर बर्तन मांजे? समीरा भी साबी की बात सुनकर बोली, आप हम दोनों को दहेज में ले जाना, ताकि आपकी ये बर्तन धोने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। साबी हंसकर समीरा के सर पर चपत लगाती हुई बोली, चल, ज्यादा बकवास मत कर, खाना लगा रही हूँ, जल्दी आ। समीरा अपने सर को सहलाती हुई बोली, ओके दी, आ रही हूँ। साबी उसके रूम से बाहर निकल गई और किचन में चली गई। समीरा खुद से कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं कब आप अपने बारे में सोचेंगी, बस हमेशा हम दोनों के बारे में ही सोचती रहती हैं। पर कोई और भी है जो अपनी अटेंशन पाने के लिए बहुत तरस रहा है, पर आप हो कि उन्हें नज़रअंदाज कर रही हैं। फिर थोड़ा रुककर अपने दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर देखकर बोली, देख लेना सब भगवान जी, मैं सब आप पर छोड़ रही हूँ, दोनों का इंतजार बस जल्दी खत्म कर देना। वो उठी और बाथरूम में चली गई। दोनों ने लंच किया और उसके बाद दोनों ने टीवी पर कोई अच्छी सी मूवी लगा ली और उसे देखने लगे। समीर कॉलेज से जब घर आया तो हॉल का नज़ारा देखकर हैरान हो गया,
क्योंकि वहां पर साबी और समीरा मूवी देख रही थी और वो भी बड़े मजे से। जिसे देखकर समीर चिढ़ गया और टीवी के सामने जाकर खड़ा हो गया। समीर को ऐसे टीवी के सामने अचानक से आता देखकर समीरा उसे घूरती हुई बोली, और हट आगे से, देख नहीं रहा कि हम दोनों मूवी देख रहे हैं। आया बड़ा, कैसे दीवार की तरह तनकर खड़ा हो गया है। समीर ने समीरा को पूरी तरह इग्नोर किया और साबी की तरफ देखकर बच्चों की तरह बोला, दी, आपने कहा था कि आप सिर्फ मेरे साथ मूवी देखोगी, पर आप तो इस मोटी समीरा के साथ एंजॉय कर रही हैं। मुझे तो आप भूल ही गई हैं। आई एम सो सैड राइट नाउ। समीरा टेढ़ा मुस्कुराई और साबी की तरफ देखकर अपना एक हाथ हवा में हिलाते हुए बोली, कुछ जलने की बदबू आ रही है ना दी? ओह, ये सामने वाला इंसान जल रहा है। ओ तेरी, देखो कि धुआं भी निकल रहा है इसमें से तो। समीरा की बकवास सुनकर साबी ने उसके सर पर चपत लगाई और उसके बाद उसने समीर की तरफ अपने दोनों हाथ फैला दिए, जिसे समझकर समीर जल्दी से साबी के गले लग गया और समीरा को चिढ़ाता हुआ बोला, मोटी कहीं की हूँ, दी सिर्फ मुझसे प्यार करती हैं। समीरा साबी की तरफ देखकर बोली, दी, दिस इज नॉट फेयर। साबी ने एक हाथ समीरा की तरफ बढ़ा दिया और बोली, आजा तू भी, और मैं तुम दोनों को ही सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। समीरा झट से साबी के गले लग गई और खुश होकर बोली, दी, यू आर द बेस्ट। साबी बस मुस्कुरा दी। कुछ टाइम तक तीनों ऐसे ही गले लगे रहे। फिर साबी दोनों को खुद से अलग करते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ कि कॉलेज की फीस सबमिट की लास्ट डेट कब की है? समीर को सोचकर बोला, दी, कॉलेज की फीस सबमिट नहीं करवानी है, 1 साल की। साबी समीर की बात से चौंक गई। वो बोली, क्यों, क्यों नहीं करवानी है? समीर साबी को समझाता हुआ बोला, क्योंकि मैंने और समीरा ने एक टेस्ट दिया था जो कि कॉलेज वालों ने ही लिया था और उसमें हम दोनों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। इस वजह से हम दोनों को स्कॉलरशिप मिल गई है, जिससे हम 1 साल तक फ्री पढ़ेंगे। साबी समीर की बात सुनकर खुश हो गई और दोनों के चेहरे प्यार से छूती हुई बोली, बस ऐसे ही मेहनत करते रहना, दिल लगाकर पढ़ते रहो, एक दिन जरूर कामयाब होगे। समीर बात तो टालता हुआ बोला, दी, मुझे भूख लगी है। साबी उठी और बोली, मैं अभी लगाती हूँ, कपड़े चेंज करके आओ। समीर, जी दी। साबी किचन में चली गई। साबी के जाने के बाद समीरा समीर की तरफ देखकर बोली, ओह, हमने कब टेस्ट दिया, मुझे याद क्यों नहीं है? समीर बस मुस्कुरा दिया और उठकर वहां से अपने रूम में चला गया। समीरा खुद से बोली, अब ये क्या माजरा है, बिना किसी टेस्ट के स्कॉलरशिप कैसे मिल गई? अजीब मुसीबत है। साबी ने समीर को खाना लगाया और फिर मार्केट चली गई। समीर ने खाना खाया और उसके बाद पढ़ने के लिए अपने रूम में चला गया। समीरा ने भी अपनी बुक्स उठाई और समीर के रूम में आ गई। समीरा रूम में आई और समीर के सामने आकर बैठ गई और बोली, चल अब बता कि आखिर बात क्या है। वो कॉलेज वाले हमारे मामा नहीं है जो फ्री में पढ़ाएंगे, तो अब बता। समीर अपनी बुक्स में देखता हुआ बोला, वो क्यों पढ़ाएंगे फ्री में, फीस सबमिट कर दी गई है। समीरा कंफ्यूज होकर बोली, फीस सबमिट हो गई? व्हाट, किसने करवाई? समीर समीरा की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम खुद सोचो कि कौन करवा सकता है। समीरा अपने दिमाग पर जोर लगाते हुए सोचने लगी और फिर अचानक खुश होकर बोली, जीजू। समीर, हाँ। समीरा समीर के पास बैठी और बोली, कहाँ मिले तुम्हें, कैसे हैं वो, और तुमने बात की उनसे? समीर, हाँ वो ठीक है, और बस फोन पर ही बात होती है हमारी, पर आज वो कॉलेज आए थे। समीरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, फोन पर ही बात होती है बस का क्या मतलब है? फिर थोड़ा रुककर बोली, इसका मतलब है तुम उनसे बात करते रहते हो? समीर, हाँ। समीरा बुरा सा मुंह बनाकर बोली, बुरे इंसान, खुद बात कर लेते हो, कभी कभी मेरी भी करवा दिया करो। समीर अपनी बुक को बंद करता हुआ बोला, पढ़ने दोगी या नहीं? दिमाग ही खराब कर दिया, तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए हूँ। वो दोनों बात कर ही रहे थे, पर कोई था जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो और कोई नहीं बल्कि साबी थी। वो अपना फोन घर ही भूल गई थी, ज्यादा दूर भी नहीं गई थी। वो इसलिए वापस फोन लेने घर आ गई, पर उसने अपने भाई बहन की बातें सुन ली। उसने अपनी आंख बंद कर ली और फिर वहां से अपना फोन लेकर बाहर चली गई। सावी रोड के किनारे चली जा रही थी। वो कुछ टाइम पहले सुनी अपनी बहन भाई की बातों के बारे में सोच रही थी। वो वही बने एक पार्क में जाकर बैठ गई और सोचने लगी। कुछ टाइम सोचने के बाद उसने अपना फोन निकाला और किसी को मिला दिया।
2-3 जानने के बाद सामने वाले ने फ़ोन रिसीव कर लिया। फ़ोन रिसीव करने के बाद दोनों तरफ खामोशी छा गई। ना साबी कुछ बोली और ना सामने वाला। दोनों की सांसों की आवाज़ आ रही थी। साबी ने अपनी आंखें बंद की और वापस से उन्हें खोलकर बोली, आपने आज जो किया किस हक से किया, क्या मैं जान सकती हूँ? सामने वाला कुछ नहीं बोला तो साबी आगे बोली, मेरे भाई बहन मेरी जिम्मेदारी है, तो उनकी हर जिम्मेदारी मैं यानी कि उनकी बड़ी बहन उठाएगी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? साबी ये बोलकर जैसे ही चुप हुई तो सामने से आवाज आई, जो थोड़ा नरम ही थी। जॉब चली गई है, कैसे करती हैं सब? तो इसलिए मैंने समीर और समीरा की कॉलेज फीस सबमिट करवा दी, और उनका और मेरा रिश्ता है जो शायद तुम भी नहीं झुठला सकती हो। मैं उन दोनों का जीजू हूँ। जीजू नहीं है आप उनके। आप भूल रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हुई है। सामने वाले की बात खत्म होते ही साबी बोल उठी। सामने वाला थोड़ा हंसा और बोला, शादी हुई नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगी। कब तक? कब तक मेरा इंतजार करोगे आप? साबी खुद में ही गुमसी बोल उठी। साबी की बात पर सामने वाला चुप हो गया, पर सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए। फिर से वो बोल उठा, सारी उम्र। यह बोलकर सामने वाले ने फोन काट दिया, और सामने वाले की यह बात सुनकर ही वो उसका सारी उम्र इंतजार कर सकता है। साबी की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत देर तक वहीं बैठी रही। जब वो शांत हुई तब वो उठी और मार्केट की तरफ चल दी। समीर और समीरा दोनों हॉल में बैठे हुए थे और साबी का इंतजार कर रहे थे। साबी को गए हुए बहुत देर हो चुकी थी। बाहर भी अंधेरा हो चुका था। समीर ने साबी को फोन मिला दिया, पर तभी डोरबेल की आवाज आई। समीर ने फोन काटा और बोला, लगता है दी आ गई। समीरा, हाँ रुक, मैं दरवाजा खोलती हूँ। समीर, तू रुक, मैं जाता हूँ। यह बोलकर समीर ने दरवाजा खोला। सामने साबी ही थी। वो अंदर आई तो समीर ने दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर आ गया। साबी ने हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था। वो समीरा की तरफ बढ़ाकर बोली, लो, आते वक्त मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आई हूँ, चॉकलेट और पिस्ता फ्लेवर की। आइसक्रीम का नाम सुनकर समीरा ने झट से साबी के हाथ से वो बैग ले लिया और खुश होकर उसके गले लग गई और बोली, थैंक यू दी। आपको पता है, आज मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था, पर आज मैं घर से बाहर ही नहीं गई। पर आप तो जादू का जिन हो, जो मेरी मुराद बिना कहे ही पूरा कर देते हो। आई लव यू दी। साबी समीरा के गालों को थपथपाते हुए बोली, आई लव यू टू मेरा बच्चा। अब तुम दोनों आराम से आइसक्रीम एंजॉय करो, तब तक मैं डिनर तैयार करती हूँ। समीरा ओके थी। साबी किचन में चली गई। समीर और समीरा दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। समीरा आइसक्रीम निकालते हुए समीर से बोली, समीर, आज दी बहुत परेशान सी लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या? बहुत उदास सी लग रही हैं। समीर, हाँ, ठीक कहा। ये तो तूने। मुझे भी दी कुछ कुछ परेशान सी लग रही हैं। पूछे क्या दी से? समीरा, नहीं, रहने देते हैं, क्योंकि अगर दी से पूछेगा तो वो कुछ नहीं बताएंगी। समीर, हाँ ठीक है। फिर दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। साबी किचन में खाना बना रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आगे वो क्या करे? अब तो उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी। वो कैसे पूरा करेगी अपने भाई बहन की ख्वाहिशें, उनकी हर जरूरत? इसी उधेड़-बुन में उसने खाना बनाया और बाहर आ गई। समीर और समीरा दोनों डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे। साबी दोनों की तरफ देखकर बोली, तुम दोनों खाना खा लेना। वो क्या है कि मुझे अभी भूख नहीं है, थोड़ा सर दर्द कर रहा है, तो इसलिए थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए ऊपर छत पर जा रही हूँ। समीर, ओके दी। समीरा, ठीक है दी। साबी ने खुद के लिए कॉफी बनाई और उसे लेकर छत पर आ गई। रात का समय था तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। वो हाथ में कॉफी का मग पकड़कर रेलिंग के पास खड़ी हो गई और अपनी कोनी को रेलिंग से टिका दिया और कुछ सोचते हुए कॉफी पीने लगी। साबी के कानों में कुछ पुरानी बातें गूंज रही थीं। संबन, हे, ये तुम क्या चाय पीती रहती हो यार, कभी कॉफी ट्राई करो। साबी अपना मुंह चिढ़ाकर बोली, मुझे नहीं ट्राई करनी। मैं तो खुश हूँ चाय के साथ। आप जानते हो, चाय में सुकून मिलता है। संबंध, काफी में भी एक अलग ही सुकून है, कभी ट्राई करो। साबी चाय की चुस्की लेते हुए बड़े मजे से बोली, नहीं, मुझे तो ये कॉफी ट्राई भी नहीं करनी, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ चाय से मोहब्बत है। संबंध, अच्छा, मतलब ये हुआ कि ये जो चाय है ये मेरी सौतन हुई। साबी हंसकर,
1 मिनट मिस्टर सौतन। ओह, ये आपके लॉजिक्स। संबंध, तुम हंस रही हो, मेरा मजाक बना रही हो। तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो। मुझे कोई बात ही नहीं करनी है तुमसे। साबी कॉफी पीती हुई यह सब सोच ही रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाई, ये चाय पीने वाली आज आपकी याद में कॉफी पीती है। आज पूरे 1 साल बाद आपको देखा, आपसे बात की। एक पल के लिए मन कर रहा था कि बस आपकी बाहों में खुद को छुपा लूं और आपसे ढेरों शिकायतें करूं, पर खुद को काबू कर लिया मैंने, क्योंकि यह फैसला मेरा था। एक शहर में रहते हुए भी इतनी दूरी है हम दोनों के बीच। यहाँ तक आने के बाद मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ। मेरे लिए मेरे बहन भाई सबसे पहले है। उनकी जिम्मेदारी है मुझ पर। मैं किसी पर बोझ नहीं बनने दूंगी अपने बहन भाई को। पर शायद यह बात आपको समझ नहीं आती है। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, पर मैं आपके एक एक पैसे वापस कर दूंगी। यह सब बोलकर वो चुप हो गई और फिर एकदम शांति से कॉफी पीने लगी। पर कोई था जो उसे छुप कर देख रहा था। नीचे गली में बहुत अंधेरा था। वहीं एक नीम का पेड़ था। उसके पीछे छिपकर साबी को देख रहा था। उस शख्स ने ब्लैक हुडी के साथ ब्लैक लोअर, नीचे स्पोर्ट्स शूज, हुडी की कैप को उसने अपने सर पर डाला हुआ था और फेस को कवर करने के लिए मास्क लगाया हुआ था। पर उसकी 2 आंखें, हल्की भूरी आंखें, सिर्फ और सिर्फ साबी पर जमी हुई सी थी। कुछ टाइम बाद साबी वापस नीचे चली गई तो वो शख्स भी वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ बड़े से घर में डाइनिंग टेबल पर हेड ऑफ द फैमिली की चेयर पर एक आदमी करीब 45 उम्र बैठा हुआ था। देखने में बहुत ही शांत स्वभाव का लग रहा था। इनका नाम है विपिन कश्यप। उनके पास उनकी धर्मपत्नी आराध्या कश्यप बैठी हुई थी और दूसरी तरफ उनका इकलौता बेटा अनुराग कश्यप बैठा हुआ था। यह वही लड़का है जिसकी मदद सुबह साबी ने की थी। इस टाइम वो भी बहुत शांत ही नजर आ रहा था। विपिन जी खाने में नजर गड़ाए हुए बोले। अनुराग अनुराग तुरंत जवाब देता हुआ बोला, जी पापा। विपिन जी, नेक्स्ट वीक हम एक छोटी सी पार्टी रख रहे हैं, कश्यप कॉरपोरेशन के न्यू सीईओ बनने की खुशी में। अनुराग खुश होकर बोला, थैंक यू पा। विपिन जी भी मुस्कुरा दिए। आर्याध्या जी मुस्कुराई और अनुराग की तरफ देखकर बोली, कांग्रेचुलेसन अनु, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। अनुराग, थैंक यू मॉम। आराध्या जी, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा हर कामयाबी को हासिल करे और अपना और अपने पापा का नाम रोशन करे। अनुराग भी मुस्कुराया और बोला, जब आप दोनों मेरे साथ हो ना, हर कामयाबी हासिल कर सकता हूँ मैं। बस आप दोनों का आशीर्वाद बना रहे। आराध्या जी अनुराग की भलाई लेते हुए बोली, नजर न लगे मेरे अनु को। विपिन जी दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, बस बस, अब खाना खा लो। ऐसा खाने को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। आराध्या जी, जी जी। अनुराग, जी पा। फिर तीनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद अनुराग और विपिन जी अपने अपने रूम में चले गए। आराध्या जी किचन में चली गईं। अनुराग अपने रूम में आया। रूम में पूरी तरह अंधेरा था। वो अंधेरे में ही चलकर बेड के पास आया और अपने हाथ पैर फैलाकर लेट गया और हल्की रोशनी में सीलिंग को घूरने लगा। फिर वो उठकर बैठ गया और बोला, सीईओ की चेयर, मेरे बचपन का सपना। पा ने इतनी मेहनत से कश्यप कॉरपोरेशन को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और मैं अपनी मेहनत से उससे भी ऊपर पहुंचाकर दिखाऊंगा। अभी ये सिर्फ नेशनल लेवल पर है, मैं इसे इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाऊंगा और मैं ये जरूर करूंगा। यह सब बोलते वक्त अनुराग के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला जो कि उसकी पॉकेट में था। कुछ टाइम उसकी स्क्रीन पर हाथ घुमाने के बाद उसने फ़ोन को बंद किया और बेड के साइड टेबल पर रख दिया और सो गया। सुबह का वक्त साबिन ने रात भर जगकर बहुत सारी जगह पर इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द एक जॉब की ज़रूरत थी। 3-4 कंपनी में आज इंटरव्यू था। समीर और समीरा के कॉलेज जाने के बाद वो भी निकल गई। इंटरव्यू देने के लिए फ़िलहाल के लिए उसे समीर और समीरा के कॉलेज फीस की टेंशन नहीं थी, पर उसे माथुर जी के पैसे लौटाने थे, क्योंकि पहले ही बहुत टाइम हो चुका था उनसे पैसे लिए हुए। अब वो और मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब उसे ज़रूरत थी तब बिना वक्त गंवाए माथुर जी ने उसे पैसे दे दिए थे। अब जब माथुर जी को ज़रूरत है तो उसे भी पैसे लौटाने थे। सुबह से दोपहर हो गई थी। वो ऑलरेडी 3 जगह इंटरव्यू देकर आ चुकी थी, पर सबने यह बोलकर मना कर दिया
कि जब इतनी बड़ी कंपनी ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा ही, क्योंकि जहाँ पर साबी पहले जॉब करती थी, जो कंपनी भी काफ़ी अच्छी थी, पर उसकी जॉब छोड़ने का कारण सिर्फ मैनेजर था, जो कि निहायत ही बदतमीज था, उसे गंदी नज़रों से देखता था। 3 जगह जॉब से मना होने के बाद साबी की उम्मीद कहीं न कहीं डगमगाने लगी थी। परेशानी उसके चेहरे पर साफ-साफ दिखाई दे रही थी। खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो एक पार्क में आकर बैठ गई और अपनी फाइल और बैग को साइड रखा, फिर चारों तरफ देखने लगी। इक्का-दुक्का लोग ही मौजूद थे वहाँ पर और सब अपने-अपने कामों में मगन थे। तभी साबी के पास करीब 60 साल का एक वृद्ध आदमी आकर बैठ गया और अपने हाथ में पकड़ा न्यूज़पेपर खोलकर पढ़ने लगा। पहली न्यूज़ पढ़कर उसने अपनी नाक सिकोड़ ली और मुंह बनाकर बोला, न जाने क्या हो गया है हमारे देश को। आजकल भ्रष्टाचार तो लोगों की नसों में खून की तरह दौड़ रहा है। हूँ। साबी ने उस वृद्ध आदमी की तरफ देखा। वो भी खुद को रोक नहीं पाई और बोल उठी, जी अंकल, आप एकदम सही कह रहे हैं। हद से ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। आम आदमी तो यहाँ जी ही नहीं सकता है। उस आदमी ने बिना साबी की तरफ देखे कहा, हाँ, ये बात एकदम सही कही बेटा। गरीब लोग बढ़ते समय के साथ गरीब हो रहे हैं और अमीर लोग और ज्यादा अमीर। साबी की नज़र उस न्यूज़पेपर के एक कॉलम पर चली गई और धीरे से बोली, अंकल, क्या मैं 1 मिनट के लिए आपके ये न्यूज़पेपर देख सकती हूँ? बस कुछ देखना है, वापस कर दूंगी अभी। वो आदमी मुस्कुराया और न्यूज़पेपर बंद करके साबी की तरफ बढ़ा दिया और बोला, हाँ बेटा, लो, देखो जो देखना है। साबी न्यूज़पेपर पकड़ती हुई बोली, थैंक यू अंकल। फिर उसने न्यूज़पेपर को खोला और उसमें कुछ देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक जगह रुक गई। वो किसी कंपनी के जॉब इंटरव्यू का ऑफर था, जिसमें वैकेंसी खाली थी। उसमें बड़े-बड़े अक्षरों में कंपनी का नाम लिखा था, कश्यप कारपोरेशन। कुछ देर तो वो सोचती रही, फिर उसने न्यूज़पेपर बंद किया और वापस उस वृद्ध आदमी की तरफ बढ़ाकर बोली, थैंक यू सो मच अंकल। चलो, अब मैं चलती हूँ, कुछ काम है मुझे। वो आदमी, हाँ बेटा, जाओ जाओ। एक बार फिर उस आदमी ने न्यूज़पेपर खोला और उसे पढ़ने लगा। साबी जल्दी से पार्क के बाहर आई और फिर अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहां से निकल गई। करीब 10 मिनट बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने थी। उसने अपनी स्कूटी वहीं पार्किंग में लगाई और फिर अंदर आ गई। अंदर आते ही सामने रिसेप्शन था। वो वहां पर गई तो रिसेप्शनिस्ट बहुत ही पोलाइटली मुस्कुराकर बोली, हेलो मैम, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। साबी भी उतने ही प्यार से बोली, हेलो, माय नेम इज साबी दत्त। वो एक्चुअली मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि यहाँ पर जॉब इंटरव्यू है आज। रिसेप्शनिस्ट, जी मैम, जॉब इंटरव्यू आज ही है और अभी भी चल रहा है, आप जा सकती हैं। यह बोलकर रिसेप्शनिस्ट ने एक तरफ इशारा किया और बोली, मैम आप सीधा चले जाइए, फिर लेफ्ट टर्न आएगा, सामने ही आपको जॉब कैंडिडेट्स बैठे मिलेंगे। साबी, ओके थैंक यू। रिसेप्शनिस्ट, इट्स माय ड्यूटी मैम। साबी बिना देरी से उस तरफ चल पड़ी जिस तरफ जॉब इंटरव्यू हो रहा था। वहां पर काफ़ी कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। वो भी वहीं जाकर बैठ गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे एक एक करके कैंडिडेट्स अंदर जाने लगे और फिर अपना मुंह लटकाकर बाहर भी आ जाते। उनका लटका हुआ चेहरा देखकर साबी के मन में भी एक डर बैठ गया था कि कहीं यह जॉब नहीं मिली तो। बस ये आखिरी उम्मीद थी उसके पास। वो ये खोना नहीं चाहती थी। कुछ टाइम बाद उसका भी नंबर आ गया। उसने अपना बैग वहीं रखा और अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेकर अंदर चली गई। सामने दो बड़ी सी चेयर्स रखी हुई थी। एक पर करीब 35 साल की एक लेडी बैठी हुई थी। देखने में बहुत ही स्वीट लग रही थी। साबी की नज़र उनके सामने रखे नेम प्लेट पर गई, जिस पर लिखा हुआ था जूही डिसूजा, और उसके साइड वाली चेयर पर एक लड़का जिसकी उम्र साबी की उम्र के आसपास ही लग रही थी। उसके सामने रखी नेम प्लेट पर अमित मिश्रा लिखा हुआ था। साबी दोनों को ग्रीट करती हुई बहुत ही प्यार से बोली, हेलो मम, हेलो सर। जूही साबी को एक बार ऊपर से नीचे तक देखती हुई बोली, हाँ, हेलो। अमित भी मुस्कुराकर बोला, हेलो, प्लीज सीट। साबी वहीं रखी एक चेयर पर बैठ गई, जो कि बिल्कुल दोनों के सामने ही मिडिल में रखी हुई थी। वो बोली, थैंक यू सर। जूही, मिस, आपकी फाइल। साबी अपनी फाइल आगे बढ़ाकर बोली, माय नेम इज साबी दत्त। जूही ने फाइल ली और उसे खोलकर देखने लगी। अमित साबी की तरफ देखकर बोला, हाँ, स्वीट एंड यूनिक नेम। थैंक यू सर, साबी मुस्कुराकर बोली। अमित साबी से सवाल करता हुआ बोला, तो मिस साबी,
ये आपका पहली बार है या इससे पहले भी आपने कहीं जॉब की है? साबी अमित की बात का जवाब देते हुए बोली, जी सर, मैं इससे पहले भी एक कंपनी में काम करती थी। वो एक्चुअली मेरे पापा पहले से ही वहाँ पर काम करते थे, पर कुछ टाइम पहले उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिस वजह से फिर मुझे पापा की जगह अपॉइंट कर लिया गया। अमित बहुत ही ज़्यादा ध्यान से साबी की हर बात सुन रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही जूही, जो कि साबी की डॉक्यूमेंट्स की फाइल को रीड कर रही थी, उसे बंद करते हुए साबी की तरफ देखकर बोली, तो जब आपके पास ऑलरेडी एक जॉब थी तो आपने उसे छोड़ा क्यों, या फिर उन्होंने आपको निकाल दिया? क्या आप रीजन बता सकती हैं? साबी जूही की बात पर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वो एक्चुअली बात यह है कि आज यहाँ आने से पहले मैं 3 कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी, पर वहाँ से भी ये बोलकर निकाल दिया गया कि ज़रूर आपने अच्छा काम नहीं किया होगा, इसलिए उन्होंने आपको निकाल दिया। उन्होंने बोलने का मौका ही नहीं दिया मुझे, पर हम आपको मौका देते हैं। बोलिए कि जॉब छोड़ने का क्या रीजन था? जूही साबी की बात खत्म होने से पहले ही बोली। साबी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, वहाँ का मैनेजर मेरे साथ एक रात बिताना चाहता था, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जॉब करना मेरी मजबूरी है, पर इस मजबूरी का फ़ायदा किसी को नहीं उठाने दे सकती हूँ मैं। यह बोलकर वो चुप हो गई। जूही और अमित बहुत गौर से उसकी बात सुन रहे थे। कुछ टाइम के लिए वहाँ पर एकदम खामोशी छा गई। तभी वहाँ की खामोशी को तोड़ते हुए जूही बोली, हाँ, सभी एक लड़की को सिर्फ हवस मिटाने का एक जरिया ही समझते हैं, पर तुमने जो किया वो एकदम ठीक किया। एंड आई लाइक योर कॉन्फिडेंस एंड योर थॉट्स, इट्स रियली अप्रिसिएटिंग। अमित, यस जूही मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। साबी, थैंक यू मैम एंड सर। जूही, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कापी यहीं जमा करवा दें, क्योंकि आपको ये जॉब मिल चुकी है। हमारी कंपनी को आप जैसे वर्कर की तो ज़रूरत है, जो अपनी बात बिना डरे, बिना किसी इरिटेशन के सबके सामने रख सकें, और आपका वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा है। इट्स रियली अप्रिसिएटिंग। और आप कल से या फिर परसों से ही ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि हमारे न्यू सीईओ सर को एक न्यू वर्कर्स की टीम चाहिए थी, जिसमें 10 मेंबर्स होने चाहिए। 9 मेंबर्स हमने सिलेक्ट कर लिए थे, और अब आपका भी सिलेक्शन हो चुका है, तो बस जितना जल्दी हो सके आप बस ज्वाइन कर लें। साबी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स ए लॉट। आप जानती नहीं कि आपने मुझे यह जॉब देकर मेरी कितनी बड़ी मुसीबत हल कर दी है, और मैं कल से ही ज्वाइन कर लूँगी। आप बेफिक्र रहिए। अमित, यू डिजर्व मिस साबी। साबी बस मुस्कुरा दी। तभी वहां का गेट खुला और एक लड़का अंदर आया, जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, बालों को सेट किया हुआ था, चेहरे से हल्की झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि अनुराग कश्यप ही था। अनुराग को देखकर जूही और अमित अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन दोनों में से कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही अनुराग हल्के गुस्से में बोला, तुम दोनों को एक हफ्ते पहले ही कहा था मैंने कि मुझे 2 दिन के अंदर अपनी एक नई टीम चाहिए, राइट और रॉन्ग? अनुराग को गुस्से में देखकर जूही नीचे सर करके बोली, राइट सर। अनुराग दोनों हाथों को टेबल पर मारकर उन दोनों को घूरता हुआ बोला, वेयर इज माई टीम? मुझे दिखाई नहीं दे रही है? बोलो कुछ अब। अगर ऐसे ही लापरवाही से काम करना है तो दोनों जॉब छोड़ सकते हो। हमारी कंपनी में आने के लिए बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। अनुराग की बात सुनकर जूही और अमित की सांसें ही रुक गई थी। वो ये जॉब नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ से जॉब छोड़ी तो उन्हें जिंदगी भर कोई दूसरी जॉब तो मिलने से रही। अमित अनुराग को थोड़ा शांत करता हुआ बोला, सर हमने सिलेक्ट कर ली है, क्योंकि आपने कहा था ना कि बेस्ट टीम होनी चाहिए, तो बस उसे ही चुनने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। देरी के लिए सॉरी सर, और कल से सारी टीम प्रेजेंट होगी सर। अमित की बात सुनकर अनुराग थोड़ा शांत होकर बोला, ठीक है, नेक्स्ट वीक पर न्यू सीईओ के बनने की खुशी में पार्टी दे रहे हैं, तो उनकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है जूही। जूही, श्योर सर। अनुराग, ओके, तो मुझे उन सभी से मिलना है जिनको तुम दोनों ने सिलेक्ट किया है कल। ओके? अमित और जूही एक साथ बोले, ओके सर। तभी अमित की नज़र साबी पर गई, जो कि एक तरफ खड़ी थी। अब तक अनुराग की नज़र उस पर नहीं गई थी। अमित हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अनुराग सर, आपकी टीम में से एक मेंबर तो यहीं पर मौजूद है,
यह बोलकर उसने साबी की तरफ इशारा किया। अनुराग पीछे मुड़ा और वहां पर साबी को देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया, पर उसने अपने चेहरे से हैरानी शो नहीं होने दी। पर साबी का रिएक्शन नॉर्मल ही था। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, गुड आफ्टरनून सर। अनुराग ने बस हाँ में सिर हिला दिया, पर वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से बाहर चला गया। अनुराग के जाने के बाद जूही और अमित ने एक चैन की सांस बाहर की तरफ छोड़ी और एक साथ बोले, थैंक गॉड बच गए, वरना यह गुस्से वाला एटम बम यहीं फूटता। साबी ने दोनों को अजीब तरह से देखा और फिर अपना सर झटक कर बोली, अब मैं चलती हूँ मैम, और कल से ही मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। जूही, मिस साबी, पर एक बात याद रखना कि सर के आने से पहले ही आ जाना, क्योंकि सर के बाद आज तक कोई एम्प्लॉय आया तो सर ने उसे डायरेक्ट बाहर निकाल दिया है। साबी, डोंट वरी मैम, मैं टाइम से आ जाऊंगी। एंड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कल सबमिट करवा दूं तो चलेगा? अमित, ओके, करवा देना। साबी, थैंक यू। यह बोलकर उसने अपनी डॉक्यूमेंट्स की फाइल ली और वहां से बाहर निकल गई। उसके बाद जूही और अमित भी बाहर निकल गए। साबी वहां से निकलकर सीधा घर आ गई थी। समीर और समीरा कॉलेज से घर आ चुके थे और दोनों खाना खाकर पढ़ाई कर रहे थे। साबी ने दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया और चुपचाप अपने रूम में आ गई। सबसे पहले उसने कपड़े बदले और उसके बाद बेड पर लेट गई। आज वो काफी थक चुकी थी। उसने लेटे हुए अपना हाथ हवा में उठा दिया और उसे देखने लगी। उसकी नज़र हाथ पर नहीं, पर हाथ में जो रिंग थी उस पर जमी हुई थी। दिखने में वो रिंग काफी ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी। फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और आंखें बंद कर ली। आंखों के किनारे नम हो गए थे। वो हौले से बोल उठी, आप समझते क्यों नहीं मुझे? आपका ये मेरे साथ अनजानों की तरह व्यवहार करना अच्छा नहीं लगता है मुझे। आगे के सब मानो उसके गले में ही कहीं अटक से गए। गला एकदम रुंध गया था उसका, जैसे वो काफी तकलीफ में हो और वो अपनी बात बताना चाहती हो, पर कोई सुनने वाला नहीं हो। शाम का वक्त, तीनों ने मिलकर डिनर किया और फिर अपने अपने रूम में चले गए सोने। साबी का रूम एकदम अंधेरे में डूब चुका था। खिड़की खुली हुई थी। हवा की वजह से उस पर लगे पर्दे हिल रहे थे। साबी बेड पर आराम से सो रही थी। तभी कोई खिड़की से अंदर आ गया। उसके पूरे कपड़े ब्लैक थे और अपना चेहरा छुपाने के लिए उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। सर पर अपनी हुडी की कैप डाल रखी थी। बस उसकी वो दो आंखें ही दिखाई दे रही थी, जो हल्की स्मोकी थी। वो दबे पांव साबी के पास आया। उसकी वो दो स्मोकी आइज बस साबी के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो कि इन सब चीजों से बेखबर चैन से सो रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।